जी भाई, शफकत का हाथ फेरें अपने सर पे, जल्दी करें, अपने हाथ पे शफकत, अपने सर पे शफकत का हाथ फेरें। असल में फिर ऑनलाइन वाले बच्चे कहते हैं कि हम किसके सर पे हाथ फेरें, तो डेट्स वाई हम चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बदल रहे हैं। अपने आप को मोटिवेट करें भाई, अपने आप को मोटिवेट करें। वैसे तो बंदे को पतली वेट होना चाहिए, मोटी वेट नहीं होना चाहिए, तो अपने आप को मोटिवेट करें, स्मार्ट होना चाहिए भाई कह रहे हैं। अच्छा भाई, चैप्टर 21 चल रहा था साथ वाले की किताब का। पहले जरा आज निकालें पेज नंबर 537 और पेज 537 निकाल के सस्पेंशन और ब्लैक लिस्टिंग का तिया पांचा करें। तिया मेरी तरफ से और पांचा भी मेरी तरफ से। सस्पेंशन, जब कमिश्नर मुतमईन हो जाए, चलो ले आओ, जब कमिश्नर मुतमईन हो जाए कि एक रजिस्टर्ड बंदे ने फेक इनवॉइस इशू की है। माय डियर, फेक इनवॉइस क्या होती है? 1 नंबर बिल, 2 नंबर बिल। जब एक बंदे ने फेक इनवॉइस इशू की है तो और कमिश्नर इस बात के ऊपर क्या हो जाए, मुतमईन हो जाए, या उसने टैक्स मारा है या टैक्स फ्रॉड किया है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड कर दी जाएगी थ्रू सिस्टम। बताएं 3 जुर्म क्या किए हैं? नंबर 1, फेक इनवॉइस की है, टैक्स मारा है, या कोई टैक्स फ्रॉड किया है। फ्रॉडिया निकला, क्या निकला? फ्रॉडिया निकला। साथ वाले को देख रहा है यार, शर्म नहीं आती, इसको रिस्पेक्ट दो। रजिस्ट्रेशन में भी सस्पेंडेड, इसकी रजिस्ट्रेशन क्या कर दो? सस्पेंड कर दो, या परमानेंट ब्लैक लिस्ट ही कर दो? अभी सस्पेंड करो। अभी जरा इसको हवा में मोल्लक करो, इससे को देखते हैं तुम्हारे साथ क्या करना है। ठाकुर, देखते हैं तुम्हारे साथ क्या करना है। यार वो ये चौक के ऊपर ना कुछ हल्का फुल्का कोई लड़ाई मुझे लगता है होने लगी थी। कोई समीउल्लाह को भेजो जरा, 1-2 बंदों को, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, 2-3 टीएस को भेजो, हो सकता है बीच में डाल के बचा तो। अब तो काफ़ी देर होगी वैसे, 1-2 मिनट पहले मैंने उसे बताना था। तो बिल्कुल ना, ये जो चौक है यहीं पे बिल्कुल कोने पे खड़े हुए थे 6-7 बंदे। अच्छा, रजिस्ट्रेशन में भी सस्पेंडेड, रजिस्ट्रेशन को क्या कर दिया जाएगा? यार क्लास ना होती तो हम भी चले जाते। रजिस्ट्रेशन में भी, अभी उसके साथ बंदे भी भेजना भाई। रजिस्ट्रेशन में भी सस्पेंडेड, रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया जाएगा थ्रू द सिस्टम, सिस्टम के जरिए। भाई ऐसे मौके पे चले जाया करें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो बड़े अच्छे तजर्बे हैं तो नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बचत हो जाती है। रजिस्ट्रेशन में भी सस्पेंडेड, रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया जाएगा थ्रू द सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के जरिए, विदाउट प्रायर नोटिस, नोटिस दिए बगैर। यानी आपको ये नहीं कहा जाएगा बेटा हम आपको सस्पेंड करने लगे कराने, ये नहीं कहा जाएगा आपको, बस आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा पेंडिंग फर्दर इंक्वायरी। अब आपकी क्या शुरू हो जाएगी? इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। द बेसिस में इंक्लूड, बेसिस में शामिल है नंबर 1, क्यों, मुझे क्यों सस्पेंड किया? बोलें, मुझे क्यों सस्पेंड किया? हम तुम्हारे पते पे आए थे, तुम पते पे नहीं थे, तो मेरे ससुराल आ जाना था। आगे चलो, रिफ्यूजल, गर्दामाद, रिफ्यूजल टू अलाउ एक्सेस टू बिजनेस प्रेमिसेस, हम तुम्हारी दुकान पे आए, तुमने दुकान बंद करके छाल मार के आ जाना था। रिफ्यूजल टू फर्निश रिकॉर्ड्स, हमने तुमसे रिकॉर्ड मांगे, तुमने रिकॉर्ड नहीं दिखाए, छीन के ले जाने थे मेरे से। एबनॉर्मल हरकतें कर रहे हो तुम, कभी मेरे जूते उतार रहे थे जब मैं आया हुआ था, कभी एबनॉर्मल टैक्स प्रोफाइल माय डियर, एबनॉर्मल टैक्स प्रोफाइल। तुम्हारे इनपुट ही खत्म नहीं हो रहे होते, हर महीने इनपुट की बारात लाए होते हो।
अजीब बंदे, कॉन्टिन्यूस कैरी फॉरवर्ड, तुम्हारे कैरी फॉरवर्ड ही नहीं मरते, कभी खत्म ही नहीं होते, हर वक्त कैरी फॉरवर्ड का राग लाप रहे होते हो। और सडन इंक्रीज इन सेल, एकदम तुम्हारी सेल आसमानों पे चली गई। ये वैसे टैक्स वाले इस पे खुश होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर सडन सेल आपकी आसमानों पे गई है तो इसका मतलब है आप पास्ट में झूठ बोल रहे थे, पास्ट में भी आपकी सेल अच्छी खासी थी जो आप कम करके शो कर रहे थे। मेकिंग सब्सटैंशियल परचेजेस और सेल, परचेज फ्रॉम ब्लैक लिस्टेड और सेल टू ब्लैक लिस्टेड, इसी तरह बनेगा ना, परचेज फ्रॉम ब्लैक लिस्टेड सेल टू ब्लैक लिस्टेड। ये बना लें साथ वाली किताब पे छोटी सी डायग्राम। आपको कहा था कल पार्ट भी छोटा था, आप लोग आए ही नहीं, सिर्फ 10-12 लोग बरकत के लिए आए थे। बरकत के लिए जो आए थे हाथ खड़ा करें जरा। हाँ, ये बरकत के लिए आए थे, हाइब्रिड वाले बरकत के लिए आए थे। आप खुश नसीब हैं अगर इसके साथ बैठे हुए हैं। मेकिंग सब्सटैंशियल परचेज एंड सेल टू ब्लैक लिस्टेड और सस्पेंडेड पर्सन, नॉन फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न ऑन सजेशन ऑफ कमिश्नर ऑफ एनी अदर इलाका, किसी भी इलाके के कमिश्नर ने सजेशन दी है कि इसको सस्पेंड कर दो, एनी अदर रीजन टू बी स्पेसिफाइड बाय कमिश्नर। और ये भाई बेसिस के नाम से सवाल आता है, 3-4 नंबर का अक्सर आ रहा है। सवाल की लाइन लिखी होती है, कमिश्नर है इज सेटिस्फाइड डेट अ पर्सन हैज इशूड फेक इनवॉइसेस, सो ऑन विच बेसिस ही कैन सस्पेंड हिज रजिस्ट्रेशन, किन बेसिस पे वो उसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर सकते हैं। मैं 1 मिनट दे रहा हूं, इनको याद कर लें जरा, ए से जी, सली से पढ़ लें, याद हो जाएंगे। ओके आगे चलें जी। नॉन फाइलिंग ऑफ, सॉरी, द रिटन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन शैल गिव द रीजंस फॉर सस्पेंशन। जब आपके घर ऑर्डर आएगा उसमें रीजन लिखी होगी कि भाई ये वाली रीजन आपकी बनी है, बाकी रीजंस तो नहीं बनी, उसमें रीजन आपकी लिखी होगी। रीजंस तो बहुत सारी है ना, लेकिन आप तो एक ही हरकत करेंगे ना, ये एक साथ भी कर सकते हैं, आपका क्या पता। ऑर्डर शेल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड पर्सन, ऑल बड़े बड़े टैक्स के दफ्तर, ऑल छोटे छोटे टैक्स के दफ्तर, एफबीआर के कंप्यूटर सिस्टम में ऑर्डर डाल दिया जाएगा फॉर इंफॉर्मेशन। If a registered person does not file return for 6 consecutive months, he shall be suspended through the system without notice. तो बेसिकली ये जी से अगला पॉइंट होना चाहिए था एच। अगर एक बंदा मुसलसल 6 महीने रिटर्न जमा न कराए तो उसको भी सिस्टम से क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। अच्छा जी, सस्पेंड का मतलब है कि मुलजिम, और ब्लैक लिस्ट का मतलब होगा मुजरिम। समझते हैं, साथ वाले से पूछ लें, पता चले उसको पता ही ना हो मुलजिम मुजरिम क्या होता है। पता है तीनों रशीद, मुलजिम की अंग्रेजी बताएं, मुजरिम की अंग्रेजी बताएं। मैं आ रहा हूं उसकी तरफ। कोई अच्छा बच्चा है क्लास में, हाथ खड़ा करें जी, वेल डन, माशाल्लाह। अच्छा, अच्छे बच्चे से मेरा एक सवाल है कि पेज 536 पर पिछले सफे पे लिखा हुआ है 6 महीने रिटर्न जमा ना कराओ तो आपको डी रजिस्टर कर दिया जाएगा, और इधर लिखा हुआ है कि 6 महीने रिटर्न जमा ना कराओ तो आपको सस्पेंड किया जाएगा और उसके बाद फिर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। अब ये क्या मतलब है कि या डी रजिस्टर किया जाए या ब्लैकलिस्ट किया जाए? भाई अच्छे बच्चे से सवाल पूछा तो हाथ खड़ा करके बता दे। अच्छा बच्चा करने में तो हाथ खड़ा कर दिया था, अब हाथ खड़ा करे कि मैं जवाब दूंगा।
अच्छा भाई, एक बच्चा है, एक टैक्स पेयर है मिसाल के तौर पे, उसने 6 महीने से बिजनेस ही बंद किया हुआ है, या 6 महीने से दुकान पे एग्जेम्प्ट सेल शुरू कर दी है। मेरे ख्याल से तो उसको ब्लैक लिस्ट या सस्पेंड ना करें। आपका क्या राय है, उसको क्या कर दिया जाए? और डी रजिस्टर कर दें। हु फेल्स टू फाइल रिटर्न फॉर 6 मंथ्स। आपने कहा यार 6-7 महीने से तुमने रिटर्न नहीं जमा कराई, काफी अरसे बाद आपकी मुलाकात हुई टैक्स पेयर से, कमिश्नर की। कहा ये सारी बिजनेस ही बंद हो गया, आपको हालात पता है, मैं तो नौकरी शुरू कर दी हुई किसी जगह पे, क्या करें? इसने फेक इनवॉइस इशू की है, इसको और कुछ किया जाए या इसको डी रजिस्टर कर दिया जाए? डी रजिस्टर कर दिया जाए। ये होते दूसरों के कामों में पंगे लेना। अच्छा, और अगर वो बंदा होंडा एटलस कार है, रॉयल फैन है या जनरल टायर है और फेक इनवॉइसेस इशू कर रहा है, फिर एड्रेस के ऊपर मौजूद नहीं है और फिर भी 6 महीने से रिटर्न जमा नहीं करा रहा, क्या इसको डी रजिस्टर कर दें कि जाओ तुम्हें टैक्स ही माफ आज के बाद? तो आई होप समझ आ गई होगी। ये तो वो 6 महीने से जो रिटर्न जमा नहीं करा रहा है, ये तो वो बंदा है जो बेचारा बिजनेस ही बंद कर चुका है या कोई और वजह बनी होगी। लेकिन इस बंदे को डी रजिस्टर ना करें। जो अच्छा बंदा है, यानी कि सॉरी, जो रजिस्टर्ड था लेकिन फेक इनवॉइस इशू कर रहा था, टैक्स फ्रॉड कर रहा था, इसे क्यों डी रजिस्टर करना है? इसे तो अपने काबू में रखें। अच्छा जी, अब हमारा आज का सब्जेक्ट मैटर है जनरल टायर। हमारा आज का सब्जेक्ट मैटर है जनरल टायर। आज हम इसके बायर और इसके सप्लायर देखेंगे। होंडा, टोयोटा, ये कौन है इसके बायर, और इसके सप्लायर रबड़ सेलर जिससे टायर बनता है, शौकत रबड़ सेलर। अच्छा, अब ये हमारा सब्जेक्ट मैटर है, तो अब जरा पहले फिक्रा पढ़िएगा फिर बाद में लिखिएगा। इन केस वेयर बायर एंड सप्लायर ऑफ सस्पेंडेड पर्सन बिलोंग टू एन अदर इलाका। देखें, इन केस बायर एंड सप्लायर ऑफ सस्पेंडेड पर्सन बिलोंग टू एन अदर इलाका। इनका इलाका मुल्तान का है, इनका इलाका शेखुपुरा का, ये तो अपना लोरी है। फिर क्या करें? फिर क्या करें? एंड दे आर टू बी सस्पेंडेड एज वेल। दोस्त जो मर्जी कर ले, उसकी सोबत के अफराद तो आप पे पढ़ते हैं, आपको पता है, और पढ़ भी चुके हैं। 4-5 महीने हो गए, 1 महीना ही अब रह गया, आपने उसको सही करना है। तो एंड दे आर टू बी सस्पेंडेड एज वेल, और इनको भी सस्पेंड करना पड़ना है। दे अच्छा वाला पढ़ता होता था आपकी सोबत से पहले। एंड दे आर टू बी सस्पेंडेड एज वेल। अब बहुत ज्यादा पढ़ने लग गया आपकी सोबत के बाद, बात तो सुन लिया करें। एंड दे आर टू बी सस्पेंडेड एज वेल। द कॉमी शेल इन्फॉर्म चीफ कॉमी। अबू अपने अबू को बताएंगे। आपको पता है अबू के अबू भी होते हैं, तो अबू अपने अबू को बताएंगे। द कॉमी शेल इन्फॉर्म द चीफ कॉमी टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग फॉर सस्पेंशन एंड ब्लैक लिस्टिंग ऑफ देम। NOT। अब इसको और उसको भी ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, सस्पेंड सॉरी किया जाएगा। जनरल टायर को तो कर दिया गया है ना, उसकी वजह से इन दोनों को भी किया जा सकता है। कोई नहीं, चाला बंदे लेके गया परेशान। बोले बोले जो बंदा नहीं, वो तो खुद है ना। कोई एक बंदा है मिसाल के तौर पे, उसने दुकान बंद कर दी है, उसके बायर सप्लायर को तो करने की जरूरत नहीं। वैसे हर बंदा ही असल में तो बायर सप्लायर होता ही है, हर बंदा चीजें खरीद भी रहा होता है, बेच भी रहा होता है। अच्छा माय डियर, आज के सवाल में हमने सस्पेंड किसको किया पहले, और फिर उसकी वजह से अगर सस्पेंड करना पड़ा इनको, तो फिर कमिश्नर किसको बताएगा कि इनके खिलाफ अब केस शुरू कर दो। देम से क्या मुराद है? देम से क्या मुराद है? शौकत एंड होंडा, बायर
होंडा, सप्लायर शौकत। उसी के इलाके के हो फिर कोई नहीं, फिर खुद ही उसको देख लेते हैं। अब अपने इलाके का बंदा है, फिर क्या टेंशन है, फिर तो अपने बंदे ही भेज के काम चला लेते हैं हम। अपने इलाके में काम हो रहा है तो फिर तो अपने ही बंदे चले। अच्छा जी, पॉइंट 5, फिर तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, फिर तो खुद ही कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, नो इनपुट शेल बी एडमिसेबल टू सस्पेंडेड पर्सन। सस्पेंडेड पर्सन को इनपुट माइनस करने की इजाजत नहीं है। बोले, नो इनपुट शेल बी एडमिसेबल टू, सस्पेंडेड पर्सन को इनपुट माइनस करने की इजाजत नहीं है। सिमिलरली, कौन सा लरली? सिमी वाला लरली। सिमिलरली, नो इनपुट शेल बी अलाउड टू द बायर्स, ना ना ना, एंड सप्लायर नहीं, बहुत आगे निकल गए हो, मेरी गल सुनो। सिमिलरली, नो इनपुट शेल बी इशूड टू बायर्स। कितने रह गया है? ऑन सेल इनवॉइसेस इशूड बाय हिम। इसकी डायग्राम बनी हुई है मेरे ख्याल से, ऑलरेडी बनी हुई है। आपके हाथों को मैंने ऐसी ही तकलीफ दी, देखें साथ वाले के हाथ, उनको ऐसे ही तकलीफ दी। ये देखें, इस चैप्टर के एंड पे बनी नहीं हुई, ये पिछले चैप्टर में बनी हुई है। ये मेरे ख्याल से ना चैप्टर 22 के एंड पे गलती से चली गई है। चैप्टर 22 के एंड पे चली गई हुई है। यार ये तस्वीर खींच के भेज दो, इसको सही जगह पे लाएं। ओके अच्छा भाई, ये कौन है? जनरल टायर। ये क्या है? ये इसके क्या है? बायर्स। और ये क्या है? सप्लायर। इधर क्या हमने लिख लिया? शौकत। अच्छा भाई, अब किस किस का इनपुट डेड करना है? नो इनपुट शेल बी एडमिसेबल टू सस्पेंडेड पर्सन। नो इनपुट शेल बी एडमिसेबल टू, पहले तो इसका इनपुट डेड करें। नेक्स्ट, सिमिलरली, नो इनपुट शेल बी अलाउड टू द बायर्स। नो इनपुट शेल बी अलाउड टू द बायर्स ऑन सेल इनवॉइस इशूड बाय हिम। मेरे ख्याल से जो इनकी सेल इनवॉइस होगी वो इसकी, खाली टायर का इनपुट डेड होगा, मिरर इंजन वगैरह का इनपुट तो इनका डेड नहीं होगा, वो तो किसी और से खरीदे में है। बस ये मैं बताना चाह रहा था। Similarly, no input shall be allowed to the buyers on sale invoice issued by him, whether issued prior to suspension, oye hoye hoye hoye, whether issued after suspension, oye hoye hoye hoye, whether issued during suspension, कोई नहीं यार, इसका दिल चाहे तो पुराने इनपुट भी डेड कर दे। अब कहीं बहुत अरसे से ये सस्पेंड होने से पुराने भी इनपुट डेड कर सकते हैं। ये बड़ी खतरनाक बात इसने कर दी, प्रायर टू सस्पेंशन वाले भी डेड कर सकते हैं। ठीक है, मर्जी है कमिश्नर की, कौन तुम्हें पूछने वाला है। अच्छा जी, अब क्या करें आगे? अब ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन उसके घर भेज दिया है, अब क्या करें आगे? द कमिश्नर शेल विद इन 7 days ऑफ ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन इशू आ शो कॉज नोटिस। उसके घर आप एक नोटिस भेजेगा जिसका नाम होगा, इसको वो ऑडिट और उससे मिक्स ना करें, ये बस एक अलग कहानी चल रही है। कमिश्नर इसको कहेगा, यार अब मैंने तुम्हें सस्पेंड कर दिया, वजह बताओ, क्यों ना तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाए, तुमने ये हरकतें की हैं, वजह बताओ। शो कॉज। द कमिश्नर शेल विद इन 7 days ऑफ ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन। अगर 2 तारीख को ऑर्डर मिला है उसे, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 जनवरी को अगर ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मिला है तो 9 जनवरी तक इसके घर क्या भेजेंगे? बार बार बोलें, अगर 2 जनवरी को इसके घर क्या भेजे? सस्पेंशन ऑर्डर, तो फिर क्या भेजेंगे?
शो कॉज नोटिस टू द रजिस्टर्ड पर्सन टू अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग का मतलब बताएं। मैं आपको एक मौका दे रहा हूं, आप आओ, आप हमारी बात सुनाओ अपनी। टू अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग विद इन 15 days ऑफ इश्यूएंस ऑफ नोटिस। अच्छा, ये 7 दिन क्या है और 15 दिन क्या है? सस्पेंड करने के 7 दिन में आपको क्या भेजा जाएगा? शो कॉज नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर आपको मौका दिया जाएगा, आपकी बात सुनी जाएगी और clearly indicating that he will be blacklisted if there is no response to the, और आपको क्लियरली बता दिया जाएगा कि आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा अगर आपने नोटिस का रिस्पांस ना किया। पढ़ें दोबारा। कमिश्नर सस्पेंशन के 7 दिनों में, बोलें, उसे शो कॉज नोटिस भेजेगा और 15 दिन के अंदर अंदर उसे हियरिंग का मौका देगा और बताएगा कि अगर तुमने रिस्पांस ना किया मेरे नोटिस का तो तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, इस वजह से भी ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है कि आप अपने रिकॉर्ड ना दिखाएं। ये तो वही ऊपर वाली बात रिपीट हो रही है। इस वजह से भी ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, आप अपनी बिजनेस प्रेमिसेस पे एक्सेस ना दें। यार, ये तो ऊपर वाली बातें रिपीट हो रही हैं। पहले ये वाली बात तो रिपीट कर रहा है, ये वाली और ये वाली दोनों बातें रिपीट हो गई, रिपीटिशन है। एनी अदर रीजन स्पेसिफाइड बाय कमिश्नर। वैसे कभी आई नहीं। ये ऊपर वाली सस्पेंशन की रीजंस हैं और ये नीचे वाली ब्लैक लिस्टिंग की रीजंस हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि कमिश्नर सस्पेंशन ऑर्डर के बाद शो कॉज नोटिस 7 दिनों में भेजना था। ये 7 दिनों में किसने भेजने शो कॉज नोटिस? कमिश्नर ने। कमिश्नर सस्पेंशन ऑर्डर के बाद 7 दिनों में शो कॉज नोटिस भेजना भूल जाए। हो सकता है, कमिश्नर है, इंसान है ना। इन केस नोटिस इज नॉट इशूड, कौन सा नोटिस? शो कॉज नोटिस इज नॉट इशूड विद इन द, कौन सा ऑर्डर? द सस्पेंशन ऑर्डर शैल बिकम वॉइड, कैंसिल कर दिया जाएगा। एब इनिशियो, एब इनिशियो का मतलब है कि शुरू से ही नहीं दिया गया। लिखें पॉइंट वी आई के साथ। कमिश्नर पे चेक है ये, या कमिश्नर को सजा है। सजा क्या लिखना है? कमिश्नर पे चेक है। चेक ऑन कमिश्नर, कमिश्नर पे चेक रखा जा रहा है। अच्छा, कौमी जरा बाहर आ। अगर तूने 7 दिनों के अंदर माय डियर शो कॉज नोटिस नहीं भेजा, बोले किसके 7 दिनों के अंदर? सस्पेंशन ऑर्डर के बाद शो कॉज नोटिस आने। अच्छा, कई दफा ऐसा होता है कि वो ना एड्रेस पे मौजूद नहीं होता। जब भी घर जाओ बाहर लिखा होता है जुमा ब्रेक, बुध के दिन भी यही लिखा होता है। अब वो एड्रेस पे ना अपने मौजूद ही नहीं होता। अब क्या करें? अब वो पता नहीं कहाँ मिस्र गया हुआ है जुमा पढ़ने के लिए, किधर गया हुआ है। अब वो नोटिस किसको दें? इलाके के डॉगीज को दे दें? किसको दें नोटिस? इफ सस्पेंडेड पर्सन इज नॉट अवेलेबल एट गिवन एड्रेस, द नोटिस में बी चिस्पा, इसको चिस्पा कर दिया जाएगा ऑन द मेन नोटिस बोर्ड ऑफ एलटीयू। एलटीयू होता है टैक्स का बड़ा दफ्तर और आरटीयू होता है टैक्स का छोटा दफ्तर। फिर दफ्तर में हम अपने ही लगा के खुश हो जाएंगे, आए कभी देख ले। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो कोई हल नहीं। अच्छा, कुछ अच्छे बच्चे होते हैं जो नोटिस का रिस्पांस कर देते हैं। अगर नोटिस का रिस्पांस नहीं करेंगे तो क्या होगा? ब्लैकलिस्ट। लेकिन कुछ ऐसे अच्छे लोग भी होंगे ना, नोटिस का रिस्पांस कर देंगे। तो ऑन रिसीट ऑफ रिप्लाई टू नोटिस, अगर आप, कौन सा नोटिस? ऑन रिसीट ऑफ रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस, इफ द कमिश्नर इज मुतमईन ही मे रिवोक द ऑर्डर ऑफ मेंशन। क्यों? कोई मसला ही नहीं हुआ, फिर खैर है, आपने जुर्म ही नहीं किया। अगर बाद में पता चले कि मुलजिम मुजरिम नहीं है तो उसको रिलैक्स कर दे। बस अब याद करें माय डियर, वेयर अ पर्सन, सॉरी, वेयर कमिश्नर
is satisfied that registered person has issued fake invoice, evaded tax, or committed fraud. Registration may be suspended. टोन आपने मेरी वाली रखनी है. Registration may be suspended without prior notice, pending further inquiry. Inquiry यानी शुरू हो जाएगी. The basis may include number 1, non-availability of person at given address, refusal to allow access to business premises, abnormal हरकतें. Abnormal हरकतें बताएं 3. इनपुट ही खत्म नहीं हो रहे, कैरी फॉरवर्ड ही खत्म नहीं हो रहे, सेल आसमानों पे पहुंची हुई है. मेकिंग सब्सटेंशियल परचेजेस फ्रॉम और टू ब्लैक लिस्टेड और नॉन फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स. वैसे ये पॉइंट पॉइंट 3 के साथ आ जाता तो भी काफी था. यही 6 महीने वही एक ही बात लिखी हुई है. ऑन शिकायत ऑफ कमिश्नर ऑफ एनी अदर इलाका एंड एनी अदर रीजंस. अब जी आगे शुरू करें. द रिटर्न ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन शैल गिव द रीजंस ऑफ सस्पेंशन. रीजंस बताई होंगी. ऑर्डर शैल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड पर्सन. ऑल बड़े बड़े टैक्स के दफ्तर और छोटे छोटे टैक्स और एफबीआर के कंप्यूटर सिस्टम. इफ बायर एंड सप्लायर of suspended person belong to other ilaka, the commie shall inform to chief commie. आगे देख लें तो की लिखा है. To initiate proceeding, मेरा कौन सा पेपर है, for suspension or blacklisting of them. No input shall be allowed to suspended person. Similarly, तो पता ही नहीं चला आधे लोगों को, हद हो गया. Similarly, no input will be allowed to the buyers of suspended person on the basis of sale invoices issued by suspended person. अच्छा, अब सस्पेंशन ऑर्डर भेज के कमिश्नर लंबी तान के सो जाए या सस्पेंशन ऑर्डर भेज के 7 दिनों में कुछ करे. क्या भेजे? पहले आप VII. इन केस शो कॉज नोटिस इज नॉट इश्यूड विद इन 7 days. अखां खोलो, प्लीज ओपन द आईज, वी आर इन क्लास. प्यार से भी बोल सकते हैं सर ये. इफ शो कॉज नोटिस इज नॉट इश्यूड विद इन 7 days of order of suspension, the suspension order shall become void. तो फिर 7 दिन है ना. फिर अब पढ़े ऊपर वाला. द कमिश्नर विद इन 7 days of order of suspension issue to the registered person to afford an opportunity of hearing within 15 days of issuance of notice. 15 days of issuance of notice के अंदर आ जाओ, बात अपनी सुना दो. और अगर तुम ना आए, तुमने कोई रिस्पॉन्स ना किया, तो तुम्हें क्या कर दिया जाएगा? ब्लैकलिस्ट. अच्छा, ये तो ऐसे चलते चलते कहानी में ट्विस्ट आ गया एक छोटा सा. अगर वो पते पे मौजूद नहीं है तो क्या करें? एफिक्स कर दें. क्या एफिक्स कर दें? कौन सा नोटिस कहां पे फिक्स कर दें? अच्छा, अगर शो कॉज नोटिस देने के बाद जब एंड आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, शो कॉज नोटिस देने के बाद जब वो 15 दिन के अंदर आ गया मुलाकात करने के लिए और फिर हमें पता चला कि कमिश्नर इज मुतमईन that nothing wrong, commissioner is mutmain that nothing is wrong, he may revoke the order of. अब बोलें सारे. and if, दोबारा ट्राई करें. and if the offense is confirmed. तू मोबाइल काट ले. मेरे को भी है, मैं भी दफा. And if पीछे क्यों देख रहे हैं? मेरा और उसका मामला है, क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? And if the offense is confirmed, the commie shall सजा सुनाई जाने लगी है. थोड़ी देर के लिए आराम कर लें पहले. 7 वाले का कंधा किस दिन काम आएगा माय डियर?
आज साथ वाले का कंधा काम आएगा, खाली मत छोड़ें उसके कंधे को, बहुत रिलैक्स हो गया वो। भाई प्लीज ये जो लेफ्ट वाला फरिश्ता है ना, उसको जो है वो आप बिल्कुल कुछ ना काम करवाया करें राइट वाले से। अच्छा, एंड इफ द ऑफेंस इज कंफर्म, और अगर ऑफेंस क्या हो जाए, कंफर्म हो जाए, कमिश्नर शेल इशू, कमिश्नर शेल इशू, बोलें ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्ट। और अगर ऑफेंस कंफर्म हो जाए तो आपको ऑर्डर इशू कर दिया जाएगा किसका, ब्लैक लिस्टिंग का। हाथ खड़ा करके बताएं किन दो सूरतों में ब्लैक लिस्टिंग का ऑर्डर इशू किया जाएगा। हाथ खड़ा करके बताएं माय डियर, हाथ खड़ा करके बताएं जी। ठहरो, वो उन्होंने पहले हाथ खड़ा किया था जी। बिल्कुल बहुत करीब का जवाब है, लेकिन तफसील से सुन लें। एक ये था कि शो कॉज नोटिस का रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। पहले क्या आया था, सस्पेंशन ऑर्डर। सस्पेंशन ऑर्डर के बाद क्या आया था, शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस के 15 दिनों में हियरिंग के लिए आना था और आपने रिस्पॉन्स वगैरह करना था। तो शो कॉज नोटिस के बाद रिस्पॉन्स ही नहीं दिया तो फिर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। और इधर क्या लिखा हुआ है, इधर ये होगा मेरे ख्याल से कि सस्पेंशन ऑर्डर आएगा, शो कॉज नोटिस भी आएगा, 15 दिनों में वो बंदा आ भी जाएगा, हियरिंग भी हो जाएगी, रिस्पॉन्स भी कर देगा, और आखिर में आके ऑफेंस कंफर्म हो जाएगा। वो आएगा, बात करेगा, फिर प्रिंसिपल रूम में मानेगा सर मेरी ही गलती थी, सॉरी यार, ऑफेंस कंफर्म हो गया। सस्पेंशन ऑर्डर भी दे दिया उसको शो कॉज नोटिस भी दे दिया, प्रिंसिपल साहब ने कमरे में बुला के हियरिंग की, वहां उसने मान लिया, उसने कहा सर सॉरी यार, बस ठीक है, मैं अब क्या करूं। इफ द ऑफेंस इज कंफर्म, मैं साथ वाले के मोटरसाइकिल पे बैठा होता, इसकी वजह से उसका छोटा स्टैंड टूटा है, बिल्ला वजह दूसरों के मोटरसाइकिलों पे बैठे होते हैं, ऑफेंस इज कंफर्म अल्हम्दुलिल्लाह। सो द कमिश्नर shall issue order for blacklisting and shall start legal and penal and shall start legal and penal action. Penal action means क्या, इसको जेल में डाला जाएगा। वो समीउल्लाह को बुलाना, इनको टेंशन पड़ी हुई है समीउल्लाह की तरह, यार समीउल्लाह को बुलाना, मुझे आपसे ज्यादा टेंशन है, उसको बंदे देके भेजा था। द ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग, उसने आके बताना है, वो बंदे ही चले गए हुए थे, मुझे पता है यही होता है। द ऑर्डर ऑफ ब्लैक, अल्हम्दुलिल्लाह तो अच्छी बात है। द ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग शैल कंटेन, ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर में क्या लिखा होगा माय डियर, रीजंस ऑफ ब्लैक लिस्टिंग, ब्लैक लिस्टिंग की रीजंस लिखी होंगी, और सस्पेंशन ऑर्डर में सस्पेंशन ऑर्डर की रीजंस लिखी होंगी। द टाइम पीरियड फॉर विच रिफंड ऑफ इनपुट ऑफ ब्लैक लिस्टेड पर्सन और हिज बायर्स शैल बी इन। भाई कोई वहां बंदा था या जा चुके हुए थे, नहीं था कोई, चलो ठीक है, रिवाइंड करके दिखाऊंगा मैं आपको। द टाइम पीरियड फॉर विच रिफंड ऑफ इनपुट, आपको सवाब मिल गया। द टाइम पीरियड फॉर विच रिफंड ऑफ इनपुट ऑफ ब्लैक लिस्टेड पर्सन और हिज बायर्स शैल बी इनएडमिसिबल। एंड नंबर 3, एनी टैक्स टू बी पेड और पेनल्टीज टू बी इम्पोज्ड। तो ये ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर के कंटेंट्स आ सकते हैं 2-3 नंबर के, बहुत अरसे से नहीं आए, 20-25 सालों से। तो ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर के कंटेंट्स आ सकते हैं। क्या क्या लिखा होगा ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर में, रीजंस फॉर ब्लैक लिस्टिंग, द टाइम पीरियड फॉर विच रिफंड ऑफ इनपुट शैल बी ओके। सबसे पहले क्या आया था, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, एक्सेलेंट, जो लोग अटेंटिव हैं उनसे बातें हो रही हैं। उसके बाद क्या आया था, और उसके बाद ब्लैक लिस्टिंग, शो कॉज नोटिस के बाद हियरिंग हुई, ठीक है, उसके बाद ब्लैक लिस्टिंग। द ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग शैल बी इशूड विद इन, ये 90 डेज कहां से गिनना शुरू करने हैं, इशुएंस ऑफ
शो कॉज नोटिस में हियरिंग के लिए बुलाया था, तो शो कॉज नोटिस आने के कितने दिनों में ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर आ जाएगा? अदरवाइज इट शैल बिकम इट से क्या मुराद है? ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर कैसे वॉइड एब इशू होगा? वो तो इशू ही नहीं हुआ। अदरवाइज का पहले मतलब बताएं, अदरवाइज का मतलब बताएं पहले। ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग शेल बी इशूड विद इन 90 डेज ऑफ शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस के 90 दिन में तुम्हें ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर आ जाएगा। अदरवाइज का मतलब है शो कॉज नोटिस आ गया है लेकिन उसके 90 दिन में ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर, अब क्या वॉइड एब इनिशियो होगा? शो कॉज नोटिस। नाउ शो कॉज नोटिस विल बिकम वॉइड एब इनिशियो। बुक नहीं है, खोलें, लिखें इस पे SCN। 15 डेज वो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाएंगे क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट हियरिंग नहीं है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट शो कॉज नोटिस है। जी हाँ 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 हाँ, सॉरी, जी 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 जी। पॉइंट नंबर 4, कॉपीज ऑफ ऑर्डर। अब कौन सा ऑर्डर? BL वाला। BL वाला कौन सा है? द कॉप। अब भाई इसका चर्चा किया जाएगा। अब क्या किया जाएगा? बड़े बाजार में चर्चा किया जाएगा इसका, क्योंकि इसका ऑफेंस क्या हो गया है? कंफर्म। द कॉपीज ऑफ ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर, कॉपियां कराई जाएंगी पहले तो ऑर्डर की। ओए हो, अब देखो कहां कहां बांटी जानी है। अल्लाह अकबर। तैयार कर लें जरा साथ वाले को। कॉपी, अब बातें भी कर लें साथ वाले से। सेकंड क्लास रूम में जरा इनको जगह भी दें। हाइब्रिडली क्लास चल रही है तो थोड़ा दूर दूर होके बैठे तो अच्छा से जगा दिया, शुक्रिया। द कॉपीज ऑफ ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर शेल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड पर्सन। सबसे पहले तो आपके घर ऑर्डर आएगा कि तुम्हें काला कर दिया गया। बेगम कहेगी हुण आराम है, हुण हो गए ब्लैक लिस्ट, हुण सुकून है, चला नाश्ता करावा। मजे हैं यार, लोग बिस्ती कर रहे हैं, बेगम सपोर्ट कर रही है। अच्छा ही, कॉपीज ऑफ ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर शेल बी, मैं किया सी ना कर, तू तड़ा तड़ फेक इनवॉइस इशू कर रहा सी, मना भी कीता सी तेनों, मैं वो वेख रही सी, चल कह रहे थे नाश्ता कर रहा, फिर वेखने की करना। द कॉपीज ऑफ ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर, अल्हम्दुलिल्लाह उसको पता है सारा स्टोरी। कॉपीज ऑफ ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर शेल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड पर्सन। किसी के खिलाफ पूछ लें, उसकी बेगम से पूछ लें। द कॉपीज ऑफ ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर शेल बी सेंड टू रजिस्टर्ड पर्सन। ऑल अदर LTUs ना सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन के एड्रेस पे भेजे जाएंगे, बड़े बड़े टैक्स के दफ्तर में भेजे जाएंगे, RTOs में भेजे जाएंगे, FBR के कंप्यूटर सिस्टम में भेजे जाएंगे। वो सोच रहे हैं खालू के बारे में खाला से पूछेंगे, छोड़ो यार, दूसरों को क्या जज करना है, अपने आप को करना होता है। अच्छा, ईच LTU और RTO, अच्छा आपको पता है कि ये फिर आगे फफे कुटनी का काम, तो नहीं, अब अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेज उसको जो इधर बात, पेट हल्का कुछ लोगों का होता है, पता है आपको? पंजाबी का मुहावरा है, टिड बहुत हल्का है। तो टिड हल्का मीन्स के उससे बात रहती नहीं है। अब ये कोई बात उसको पता चल गई ना, तो बस फिर 2-4 दिन में पूरे कॉलेज को पता चल जानी है, मॉडल टाउन L ब्लॉक में फैल जानी है। तो ये होता है टिड हल्का। अब ये LTU RTO का टिड इज लाइट, सो इफ देयर बेली इज लाइट दे कैन नॉट कीप इट इन बेली। सो अब ये लोगों को बताएंगे, ईच LTU RTO शेल सर्कुलेट लिस्ट्स। अब ये लिस्ट्स भेजेंगे टू देयर रिफंड एंड ऑडिट सेक्शंस। लिस्ट किस चीज की? लो तुसी पढ़ा लो, सारे कर लो यार, इन्होंने दो यार, ये लैपटॉप यार पकड़ना यार, इनको देना, मुझे बता लेने दो कौन सी लिस्ट। प्रिंसिपल साहब ने कहा था मेरी क्लासें होंगी, ये लोग पढ़ा रहे हैं, बुलाओ यार प्रिंसिपल साहब को। चलो मैं जाता हूं। लिस्ट ऑफ सेल इनवॉइसेस, इशूड बाय सस्पेंडेड या ब्लैक लिस्टेड
पर्सन बाय जनरल टायर। चलिए जी लिखें, लिस्ट किस चीज की? बोले बोले बोले, लिस्ट ऑफ सेल इनवॉइसेस, क्योंकि वो दूसरों की क्या बनेगी? परचेज इनवॉइसेस। अच्छा, कल ना थोड़े से ज़्यादा डिफरेंट कपड़े पहन के आने हैं, क्योंकि हमने लॉसेस का चैप्टर शुरू करना है। कोई फटे पुराने कपड़े ना आपने ढूंढने हैं, लॉसेस का चैप्टर शुरू करना है। खामोश रहें, अभी तो नेवर एंडिंग स्टोरी है। ये एक दफ़ा टर्म टेस्ट खत्म हो जाए, फिर तो आपको दोपहर के बाद बुला बुला के न्यूमेरिकल कराने हैं। कॉपीज ऑफ ऑर्डर देख लेंगे, वरना कुछ भी है मेरी तरफ से तो खुली ऑफर है, फरवरी में भी हो सकते हैं, कुछ शुरू के दिनों में, एक दिन ही 4-5 घंटे बुला के कुछ भी कर लेंगे इंशाल्लाह, जैसे आप कहेंगे, लेकिन आई एम रेडी। ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग, इसको याद करें। कॉपीज ऑफ ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर? ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर। कॉपीज ऑफ ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर शेल बी सेंड टू द, सबसे पहले तो रजिस्टर्ड बंदे को बताएं कि तुझे काला कर दिया गया है। बड़े बड़े एलटीयूज और आरटीओस को बता दें, और एफपीआर कंप्यूटर सिस्टम को बता दें। ईच एलटीयू आरटीओ शेल सर्कुलेट द लिस्ट्स टू देयर रिफंड एंड ऑडिट सेक्शन। लिस्ट किस चीज की? लिस्ट ऑफ सेल इश्यूड बाय जनरल टायर। All LTUs RTOs shall circulate copies of order। ये कौन सा ऑर्डर है? अच्छा माय डियर, देखें इन पे 2 दफा लोड डला है। LTO RTO shall circulate और फिर दोबारा, ये 2 लोड अलग अलग आपने याद करने हैं। पहला लोड इस पे ये है कि लिस्ट भेजेंगे, दूसरा लोड ऑल LTU RTO, पहला लिस्ट क्या था, पहला इसमें इन पे लोड क्या था? सर्कुलेट करेंगे लिस्ट्स, और दूसरा लोड क्या है जी? ये कुछ एक रिदम बना है। तो ऑल एलटीयूज आरटीओ शैल सर्कुलेट कॉपीज ऑफ ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर अलोंग विद लिस्ट ऑफ सेल इनवॉइसेस इशूड बाय जनरल टायर टू ऑल ऑफिसर्स ऑफ इनलैंड रेवेन्यू in whose इलाका their buyers are। तो अब ये लोग ये इनके इलाके के कमिश्नर को बताएंगे कि ये सेल इनवॉइसेस इशू की हैं जनरल टायर ने। अब ऑफिसर्स क्या करें? ऑफिसर्स को जब पता चल गया, इन इलाकों के ऑफिसर्स को जब पता चल गया, तो ये क्या करें? द ऑफिसर्स रिसीविंग द लिस्ट, कौन सी लिस्ट भाई? लिस्ट बार बार मैं आपको बता रहा हूं। द ऑफिसर्स रिसीविंग द लिस्ट शेल नाउ कर लें, शेल नाउ। अब ये क्या करेंगे? शेल नाउ इशू शो कॉज नोटिसेस टू बायर्स। अब बायर्स को पकड़ना शुरू कर दो। ऑफिसर्स शेल इशू शो कॉज नोटिसेस टू द बायर्स फॉर रिजेक्टिंग इनपुट, और इनके क्या डेड करना शुरू कर दो? फॉर रिजेक्टिंग इनपुट क्लेम्ड ऑन सेल इनवॉइसेस इशूड बाय ब्लैक लिस्टेड पर्सन। इसी को अब हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया ना। जब तक ऑफेंस कंफर्म नहीं था ये सस्पेंडेड था, जब ऑफेंस कंफर्म हो गया तो एंड फर्दर डिसाइड द मैटर थ्रू ऑर्डर। और ऑर्डर भेज के फर्दर मैटर डिसाइड करेंगे। फर्दर डिसाइड द मैटर का मतलब यह है, अब सोचेंगे होंडा का क्या करना है।
अच्छा भाई आप मुझे ये बताएं, अच्छा ये ना एक डायग्राम बनी हुई है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो कल मैं इसको जो है वो बता दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से इसके बगैर हमारा गुजारा चल जाएगा, तो इसलिए शायद ज़रूरत नहीं है। अच्छा अब ना ये आखिरी 3 ज़रा आपने डिटेल से समझने हैं दोबारा। कॉपीज ऑफ ऑर्डर शेल बी सेंड टू द, तो एक डायग्राम से जहन में बनाएं। ब्लैक लिस्टिंग, बंदा घर बैठा हुआ है जनरल टायर वाले, तो इनके घर ऑर्डर आ गया है ब्लैक लिस्टिंग का, और बड़े बड़े और छोटे छोटे टैक्स के दफ्तरों और एफबीआर कंप्यूटर सिस्टम 4 जगह ऑर्डर चला गया ब्लैक लिस्टिंग का। अब अगला काम इसने कुछ नहीं करना, इसने कुछ नहीं करना, अगले 2 काम इन्होंने करने हैं। क्या करें भाई? ईच एलटीयू आरटीओ shall circulate list to their refund and, ये रिफंड और ऑडिट सेक्शंस ये होते हैं, कई दफा ये लोग एक ही इलाके में होते हैं, तो ये लोग जब एक ही इलाके में होते हैं तो फिर कमिश्नर ऐसा करता है कि रिफंड और ऑडिट सेक्शन को बता देता है कि ये लोग रिफंड करने आए या इनका कभी तुमने ऑडिट शुरू किया तो ये वाली जरा चीज पे नजर रखनी है तुमने भाई, ये मतलब है इस बात का। तो ये एक नया लफ्ज़ है रिफंड एंड ऑडिट सेक्शन। ये किसके रिफंड एंड ऑडिट सेक्शन होंगे? एफबीआर के। रिफंड सेक्शन का मतलब है ये लोग रिफंड करते होंगे, ऑडिट का मतलब है वो लोग ऑडिट करते होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले बताएं ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर की कॉपीज भेजनी किसने है? कमिश्नर ने। किसको? ऑल एलटीयूज और एफबीआर कंप्यूटर और रजिस्टर्ड पर्सन को। ये भेज के कमिश्नर पीछे चला गया। अब एलटीयू आरटीओ आगे बढ़े और क्या काम करें, जल्दी बताएं। सर्कुलेट, शेल हाईलाइट हुआ है, शेल सर्कुलेट द लिस्ट टू द रिफंड एंड ऑडिट सेक्शन। अगला काम भी एलटीयू आरटीओ से कराएं। द एलटीयू आरटीओ शेल सर्कुलेट कॉपीज ऑफ, कौन सा ऑर्डर? ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर, अलॉन्ग विद लिस्ट ऑफ सेल्स इनवॉइसेस। हालांकि ये लिस्ट ऑफ सेल इनवॉइसेस पहले भी किसी को दे चुके हैं, लेकिन अब किसी और की बात हो रही है। ऑल एलटीयू आरटीओ शैल सर्कुलेट कॉपीज ऑफ ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर along with list of settlements issued by blacklisted person to all officers of inland revenue in whose इलाका their buyers। ये वाला पॉइंट मेरे ख्याल से तब लगेगा जब ये डिफरेंट इलाके में हो, और अगर ये सेम इलाके में है तो फिर तो शायद जब रिफंड सेक्शन को पता चल गया कि इनके रिफंड नहीं करने फिर तो मसला नहीं, तो शायद जब एक इलाके में हो 0.4 लग जाए, डिफरेंट इलाके में तो 0.5 लग जाए। और ये सारा करने के बाद इन द एंड अब सारा मैकेनिज्म शुरू से हो सकता है होंडा के खिलाफ चले। उसके लिए क्या स्टोरी है? द ऑफिसर्स रिसीविंग द लिस्ट। अब ऑफिसर्स पे लोड डालना है, क्योंकि आपको पता है अब इन्होंने सर्कुलेट कर दिया है किन की तरफ? टू ऑफिसर्स की तरफ। 0.4 में क्या हुआ था? कौमी से किसकी तरफ गया था? टैक्स पेयर की तरफ, एलटीओ आरटीओ की तरफ और एफबीआर की तरफ। क्या? ब्लैक लिस्टिंग का ऑर्डर। इसके बाद 0.4 में क्या हुआ था? दोबारा एलटीओ आरटीओ की तरफ से लिस्ट गई थी, किसको? रिफंड और ऑडिट सेक्शन को। ये 0.4 में हुआ था। फिर 0.5 में एलटीयू आरटीओ की तरफ से क्या हुआ था? ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर और लिस्ट किसकी तरफ गई थी? ऑफिसर्स वेयर बायर्स आर। समझ आ गया? अब क्या होगा? पॉइंट नंबर 6 में द ऑफिसर्स रिसीविंग द लिस्ट। ऑफिसर्स जिन्होंने लिस्ट रिसीव कर ली है इशू करेंगे शो कॉज। अब सारी कहानी अगलों के खिलाफ शुरू हो जाएगी, टू द बायर्स। तो ये कहानी है।
जल्दी करें। भाई जिस दिन गूगल मैप्स वाला सबर आपके अंदर आ गया ना, उस दिन आप लोगों ने मुझे ज़रूर पीए रूम में आके मिलना है। मे बी आफ्टर 1 ईयर, मे बी आफ्टर 1 मिनट, मे बी आफ्टर 10 डेज, मे बी आफ्टर 10 ईयर्स। जितना मर्जी दफ़ा जो है वो गलत मुड़ें, उसकी टोन वही रहती है, टर्न राइट। जितना मर्जी गलत मुड़ के देख लें, एक पूरी रात लगे रहिएगा एक दिन गलत मुड़ मुड़ के, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसकी टोन में। भाई बंदों को हमने इससे भी ज़्यादा नरम दिल देखा। आप तो बात कर रहे हो वो मशीन है, अजीब बातें कर रहे हो। पठान, मैंने तेरे से लड़ाई करनी है क्लास के बाद, इस तरह की बातें ना किया करो। मिलना ज़रूर है आप लोगों ने मेरे साथ, मे बी आफ्टर दिस क्लास। आई विल रियली अप्रिशिएट यू। ओके, अनस रज़ी अल्लाह तआला 10 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहे और फरमाया कभी मेरे से क्यों नहीं पूछा 10 साल में। ओके, चलें जी। द ऑफिसर्स रिसीविंग द लिस्ट शेल नाउ इशू अ शो कॉज नोटिस। किसको? टू द बायर्स फॉर रिजेक्टिंग इनपुट क्लेम्ड ऑन सेल इनवॉइसेस ऑफ एंड फर्दर डिसाइड द मैटर थ्रू। अच्छा, ये दो लफ्ज़ मैंने आपको छुड़वाए। सेल्फ स्पीकिंग अपीलेबल ऑर्डर, ऊपर भी लिखा हुआ था अपीलेबल सेल्फ स्पीकिंग ऑर्डर, नीचे लिखा हुआ है सेल्फ स्पीकिंग अपीलेबल। एक ही मतलब है, अपीलेबल सेल्फ स्पीकिंग या सेल्फ स्पीकिंग अपीलेबल। सेल्फ स्पीकिंग अपीलेबल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि ऑर्डर खुद बोलेगा कि मेरे खिलाफ अपील की जा सकती है। ऑर्डर खुद बोलेगा मेरे खिलाफ अपील की जा सकती है। सेल्फ स्पीकिंग अपीलेबल ऑर्डर। पुराने ज़माने में नहीं होता था वो जो ईद के कार्ड होते थे तो वो लोग खोलते थे, आप लोगों को तो पता ही नहीं उन चीज़ों का। तो ईद के कार्ड वो खोलते थे लोग, कागज़ देना, ईद के कार्ड खोलते थे लोग, तो जैसे ही उसको आप खोलते थे तो फ़ौरन ही म्यूज़िक बजना शुरू हो जाता था। तो इसी तरह जो है वो ये ऑर्डर बोलेगा, यानी जब आपके घर ब्लैक लिस्टिंग का ऑर्डर आएगा ना, तो जब आप इसको पकड़ेंगे ना, मेरे खिलाफ अपील, अब आप छोड़ देंगे तो चुप कर जाएगा, सेल्फ स्पीक करना है ना इसे, मेरे खिलाफ अपील की जा सकती है। अब आप इसको कॉन्टिन्यूसली पकड़ें, मेरे खिलाफ अपील की जा सकती है, मेरे खिलाफ अपील की जा सकती है, मेरे खिलाफ अपील की जा सकती है। इसको कहते हैं सेल्फ स्पीकिंग अपीलेबल ऑर्डर। चलें जी, कितने लोग सीरियस समझ गए थे? हाथ खड़ा करें। सादा लोग, बहुत सादा लोग हैं ये। सीरियस समझ गए थे, सीरियस समझ गए थे। ये बात यानी कि ऑर्डर बोलेगा नहीं, लेकिन लॉ मेकर कह रहे हैं कि इस ऑर्डर के खिलाफ अपील की जा सकती है। ये इंप्लाइड है बात, ये बताने की जरूरत नहीं है। चाहे ऑर्डर बोले या ना बोले, इसके खिलाफ क्या की जा सकती है? अपील की जा सकती है। चलें जी, कल इंशाल्लाह इसको जो है वो करेंगे। अब पास्ट पेपर्स हमने करने शुरू करने हैं, उसके लिए अटेंटिव हो जाएं। दिस 1 पेज इज एनफ फॉर यू टुडे। आज आपके लिए काफी है। एक छोटा सा और कर लें, 2-3 लाइनें। ये आए पेज नंबर 539 पे, ये 539 पे आए, ये पढ़ लिया हुआ है आपने। फाइलिंग ऑफ एनुअल सेल्स टैक्स रिटर्न मैंने आपको बताया था किसने जमा करानी होती है? कंपनीज ने। और कब तक? बस एवरी रजिस्टर्ड पर्सन विच इज प्राइवेट और अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक पे लिस्टेड भी होगी, अनलिस्टेड भी होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेज नंबर अगले से अगला, पिछले से पिछला नहीं, अगले से अगला। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन which is private or public company shall file sales tax return by 30th September of the following financial year। अगर एक बंदे ने सेल्स टैक्स की रिटर्न भी जमा करानी है और फेडरल एक्साइज की रिटर्न भी जमा करवानी है,
और फर्ज करें सेल्स टैक्स की रिटर्न जमा होती है 15 को और फेडरल एक्साइज की रिटर्न जमा होती है 20 को, तो फिर दोनों की रिटर्न इकट्ठी जमा करवा दे जो इसकी बड़ी एक्टिविटी है। अगर सेल्स टैक्स का इसका काम ज्यादा बड़ा है तो सेल्स टैक्स वाले दिन आ जाए दोनों की लेके, और अगर फेडरल एक्साइज का ज्यादा बड़ा है तो फेडरल एक्साइज वाले दिन आ जाए। तो अगर सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज की रिटर्न जमा कराने की तारीखें कानून में मुख्तलिफ हैं तो फिर दोनों रिटर्न इकट्ठी लेके आनी है तुमने जो तुम्हारी बड़ी एक्टिविटी है। वेयर अ पर्सन ऑपरेट इन डिफरेंट सेक्टर्स where different dates of filing have been prescribed in sales tax and federal excise, he shall file only a single return for all sectors by the due date applicable to his, I think clear होगी बात, जो मेजर एक्टिविटी है उस दिन आ जाए, कोई मसला नहीं। और ये हमने पढ़ा हुआ है इनकम टैक्स के अंदर कि एवरी रजिस्टर्ड द रिटर्न फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द वेब, चैप्टर 15 में पढ़ा था, और एनी मैग्नेटिक मीडिया और कंप्यूटर रीडेबल मीडिया शैल आल्सो बी कंसिडर्ड एज रिटर्न एंड द बोर्ड में मेक रूल्स फॉर डिटरमिनिंग द करेक्टनेस ऑफ डेटा, मैंने आपको लफ्स लिखवाया था, फॉर डिटरमिनिंग करेक्टनेस ऑफ डेटा ऑफ रिटर्न एंड ई इंटरमीडियरीज का मतलब बताया था आपको, सीएस और लॉयर्स, सीएस और लॉयर जो रिटर्न जमा करवाएंगे, सीएस और लॉयर हु विल टाइप द डेटा, डिजिटाइज, हु विल टाइप द डेटा एंड ट्रांसमिट अंडर देयर डिजिटल, ट्रांसमिट किसको करेंगे, ट्रांसमिट रिटर्न टू एफबीआर। अच्छा जी, सेल्स टैक्स में इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग बाइंडिंग होगी भी है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न और अ स्टेटमेंट शैल फाइल देम इलेक्ट्रॉनिकली। तो सेल्स टैक्स में शेल का लफ्ज आ गया हुआ है, ऐसा लफ्ज इनकम टैक्स में नहीं है। तो सेल्स टैक्स में इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सबके लिए बाइंडिंग होगी भी है। A registered person filing return electronically shall pay the sales tax in any of the branch of National Bank। पैसे कहाँ जमा कराने हैं, नेशनल बैंक में। उस पर आपको पेमेंट चालान मिलेगा या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम अगर आने वाले दिनों में इंट्रोड्यूस हो गया तो उसकी भी इजाजत है। जहां कहीं रिटर्न जमा कराने की ड्यू डेट 15 है तो वहां टैक्स आपने 15 को ही जमा कराना है। ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, जहां कहीं रिटर्न की ड्यू डेट 15 है तो टैक्स आपने 15 को जमा कराने, लेकिन ड्यू डेट रिटर्न में मैं आपको छूट दे देता हूं 3 दिन की। 3 दिन में आप रिटर्न जमा करवा दो लेट, मुझे कोई मसला नहीं है। इसकी वजह यह है कि 15th को बैंक में रश होता है तो वो आपको कभी कभी प्रोविजनल रसीद दे देते हैं, कच्ची रसीद। बाय 18th दे गिव, बैंक में रश होता है तो वो आपको प्रोविजनल रसीद देते हैं। बाय 18th दे बैंक विल गिव पक्की रसीद। फिर वो रसीद का नंबर आप सुन तो लें, फिर वो रसीद का नंबर आप रिटर्न में डालें, अब रिटर्न अपलोड करें। तो रिटर्न अपलोड तब तक सिस्टम में नहीं होती जब तक उस पर रसीद का नंबर ना आ जाए। तो बैंक से रसीद बनवा लें 15 को। अगर बैंक जानने वाला है तो बैंक कहता है यार पैसे दे दो, पैसे मैं एफबीआर को भेज रहा हूँ, रसीद वगैरह आपको प्रॉपर बना के कल तक दे देता हूँ, कल आ जाना, सुबह सुबह ही आ जाना 16 को। तो बस 15 को रिटर्न जमा करा के, 15 को पैसे जमा करा के आ जाएं। रिटर्न चाहे 18 को भी जमा कराएं, कहते हैं मुझे कोई टेंशन नहीं, रिटर्न के बारे में कहते परेशान ना हुआ करो, रिटर्न जब मर्जी जमा कराओ, 16 को कराओ, 17 को कराओ, 18 को कराओ, खैर है। तो बैंक रसीद में डिले करता था जिसकी वजह से ये ऑप्शन आ गई हुई है कि अब आप बैंक की रसीद का वेट करो और 18 तक भी रिटर्न जमा करा दो तो कोई मसला नहीं। लेकिन टैक्स कब जमा करवाना है उसमें कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा जी, बस ये अब 4 पैरे हैं, ये कल पढ़ने हैं, फिर इंशाल्लाह बस हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो एक ये भी रह गया, मुझे पता है 22 का 1 भी कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मैं आपको आज और पढ़ाना नहीं चाह रहा असल में। और बस पेज 543 पे आए, पेज 543 पे।
यार वो कल जो हमने न्यूमेरिकल शुरू किया हुआ था वो मैं देख लूंगा, वो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें एक दो एडजस्टमेंट्स हैं, वो फिर कभी करा दूंगा। जितना हो गया उतना काफ़ी है, बस आगे जाने की ज़रूरत नहीं उसमें। वो कोई पूरा न्यूमेरिकल करना ज़रूरी तो नहीं, वो हम पास पेपर्स में करेंगे इन चीज़ों को। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करें, वो सिनेरियोज अच्छी तरह याद हैं 4? अच्छा यार ये जो 4 सिनेरियोज हैं, मुझे बताएं इनमें हुकूमत को फ़ायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? कहीं फ़ायदा हो रहा है, कहीं नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट को। देखें माय डियर, देखें इधर, माय डियर इधर देखें, इधर गवर्नमेंट को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। इधर गवर्नमेंट को क्या हो रहा है? क्यों नुकसान हो रहा है? सेल प्राइस 100 से 130 पे चली जाए तो गवर्नमेंट को भी 30 रुपए ज्यादा टैक्स चला जाएगा। सेल प्राइस 100 से 80 पे चली जाए, अब आज एक बम्बास्टिक किस्म का रूल सुने, ये सारी एडजस्टमेंट आपको करने की इजाजत है और ये एडजस्टमेंट्स जब मर्जी करें, साल बाद करें, 1.5 साल बाद करें, 2 साल बाद करें, कोई मसला नहीं। चीजें वापस करनी है 8 महीने बाद आके कर दें, कोई मसला नहीं। लेकिन एक शर्त है, ये एडजस्टमेंट सिर्फ तब हो सकती हैं जब हुकूमत को फायदा हो रहा हो। अगर हुकूमत को आपने नुकसान पहुंचाना है तो भी ये एडजस्टमेंट हो सकती हैं, लेकिन फिर सिर्फ 180 दिन की गुंजाइश अवेलेबल है, 180 दिन के अंदर अंदर। इधर इस डब्बे में होने वाली हर एडजस्टमेंट जिससे हुकूमत को, ये कब तक हो सकती हैं? जब मर्जी। इस डब्बे में होने वाली हर एडजस्टमेंट जिससे हुकूमत को, वो एडजस्टमेंट भी हो सकती है अल्हम्दुलिल्लाह, कब तक? 180 दिन तक। डन, बस ये था। लेकिन अगर सेलर रिक्वेस्ट करे ना और हुकूमत उसकी रिक्वेस्ट मान ले तो फिर 180 दिन को बढ़ा के 360 दिन कर दिया जाएगा। ये एक तीसरी बात भी मेरी तरफ से सुन लें। चलें जी पढ़ें, बिस्मिल्लाह, पेज 543। अच्छा माय डियर, हुकूमत को नुकसान कब होता है? बोथ विल गिव नुकसान टू गवर्नमेंट, जब सेल या परचेज, समझ गए ना? न्यूमेरिकली करके दिखाऊं या समझ आ गई बात? जब सेल बढ़े तो भी हुकूमत को नुकसान होता है, सॉरी कम हो, जब सेल कम हो तब भी हुकूमत को नुकसान होता है, और जब परचेजेस बढ़ रही हो फिर तो रिफंड आने लग जाते हैं, फिर तो बड़ी पता नहीं कहाँ के कैरी फॉरवर्ड चल पड़ते हैं। तो हुकूमत को वो जो 2 लाइनें आखिर में हुकूमत को बड़ी नापसंद है, वो जो आप न्यूमेरिकल के नीचे डालते हैं, रिफंड और कैरी फॉरवर्ड, और ये बातें तो हुकूमत के लिए बड़ी भयानक है। तो आपकी सेल कम हो रही हो या परचेजेस बढ़ रही हो, इन बोथ ऑफ द अबव केसेस नोट कैन बी इशूड विद इन। चलें जी ये रूल बता दें माय डियर, वेयर आउटपुट इज रिड्यूस्ड और इनपुट इज, ये लफ्ज तो मैंने डलवाया ना, नुकसान का लफ्ज उसने तो नहीं लिखना था, वो तो प्यार प्यार से लिख के चला गया एक लाइन, ये तो बाद में लोगों ने पढ़ा तो उनको पता चला हो क्या गई है। वेयर आउटपुट इज रिड्यूस्ड और इनपुट इज इंक्रीज, इससे गवर्नमेंट को क्या हो गया? द एडजस्टमेंट कैन ओनली बी मेड इफ द डेबिट रेट नोट इज इशूड विद इन ऑफ रेलेवेंट सप्लाई। However, commissioner made the request of seller, बायर कोई रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, बायर कोई ऑप्शन नहीं है। कमिश्नर में एट द रिक्वेस्ट ऑफ सेलर एक्सटेंड द डेज बाय फर्दर 180 डेज। चलिए इसके माय डियर अब हमने पास्ट पेपर्स करने हैं। ये 4 से 5 दफा पास्ट पेपर में टेस्ट हुआ है और बड़े खूबसूरत सवाल है जिनमें ये टेस्ट हुआ है। अब आप लोगों ने साथ साथ जरा आके इधर ही पास्ट पेपर का रेफरेंस नंबर लिखते रहना, वो मैं आपको लिखवा दूंगा। यहाँ साथ वाले की उंगली रखवा के चले जाएं, आप अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। साथ वाले की उंगली यहाँ रखवा दें, पेज 543 पे पकड़ें जरा उसकी उंगली, अत्तहियात वाली पकड़ लें। मान गया? नहीं मान रहा? ये दोस्ती है आपकी, हाथ दोगी, इतनी छोटी सी बात नहीं मना सकते आप उसको। जी सबसे पहला सवाल माय डियर आज का आपके सामने, क्वेश्चन 45 का बी, क्वेश्चन 45 का बी। चलें हाथ खड़ा करके जवाब बताएं।
हाथ खड़ा करें भाई, हाइब्रिड फिजिकल। जी माय डियर, हाथ खड़ा करें। वेल डन। कुछ लोग अभी सफा ढूंढ रहे हैं, कुछ लोगों ने हाथ भी खड़ा कर दिया। अब ये देखें, ये फर्क होता है, इस तरह सुस्ती करते हैं आप लोग। ऑन 4 फरवरी 2021 ये फहद को पता चला है कि उसने गलती से आउटपुट टैक्स इनवॉइस, ओरिजिनल बिल होता है जब चीजें बिकी हों। आंखें खोल के क्लास लेनी है। यार एक तीसरा सफा भी खोलना पड़ेगा ना मुझे, वो खोलना पड़ेगा ये वाला, ये डायग्राम भी आपको नजर आए। इट वॉज रिवेल्ड टू फहद डेट, उसने गलती से आउटपुट सेल्स टैक्स, इसका मतलब है ये सेलर है, इसका मतलब है ये, उसने आउटपुट सेल्स टैक्स गलती से रिपोर्ट कर दिया है 27,000 एक टैक्स इनवॉइस में जो इशू की थी 5 जुलाई को। ये ना पहली वाली बात कर रहा है, जब चीजें बिकती हैं, जब चीजें बिकती हैं, चीजें बिकने की बात करें। और ये एंट्रीज चीजें बिकने की नहीं कराई हुई मैंने आपको, ये एंट्रीज तो अगली वाली बात की कराई हुई है, ठीक है। तो पहले सेल हुआ करेगी, बाद में या सेल रिटर्न हुआ करेगी, पहले सेल हुआ करेगी, बाद में या सेल रिटर्न हुआ करेगी, या प्राइस बढ़ेगी या कम होगी। लेकिन याद रखिएगा पहले हमेशा टैक्स इनवॉइस इशू होगी, और ये हमेशा सेलर की तरफ से होती है, ये भी याद रखिएगा। तो कहानी बताएं शुरू कहां से हुआ करेगी? सेलर मेड अ सेल एंड इशूड अ टैक्स इनवॉइस, ये पहली चीज है। फिर डेबिट क्रेडिट नोट तो उसके बाद कभी 4-5 दिन बाद चीज वापस करने आए या चीज की प्राइस बड़े काम हो तब इशू हुआ करे। तो बता दें सेल पे क्या इशू हुआ करेगी। इस पे कौन सा सेक्शन पढ़ा था हमने? सेक्शन 23 पढ़ा था। किस चैप्टर में पढ़ा था? चैप्टर 20 में। चैप्टर 20 में जाके पढ़िएगा सेक्शन 23, उसमें लिखा था टैक्स इनवॉइस, जब भी चीज बिकेगी क्या इशू हुआ करेगी। और इस चैप्टर में तो ये नहीं पढ़ा, इस चैप्टर में तो पढ़ा है कि जब चीज वापस हुआ करेगी या प्राइस बढ़ा या तो क्या इशू हुआ करेगा। तो इसलिए ये जब अब एग्जांपल्स मैं करा रहा हूं, इनमें पहले टैक्स इनवॉइस की डेट दी होगी, बाद में डेबिट क्रेडिट नोट की डेट दी होगी, वो दोनों आपने अलग अलग देखनी है। आप बताएं भाई चीजें कब बिकी और हुआ क्या। 4 फरवरी ये पता चला फहद को कि उसने गलती से आउटपुट सेल्स टैक्स 27,000 का एक बिल के ऊपर मेंशन कर दिया है। ये फिर कौन होगा जिसने आउटपुट सेल्स टैक्स बिल पे लिखा होगा? सेलर। सेलर इसने जब सेल की तो सेल पर आउटपुट टैक्स लगा दिया 27,000। ये बिल इसने इशू किया 5 जुलाई को एक कस्टमर को। हालांकि सेल्स टैक्स इंस्टेड ऑफ 72,000 इन सेल्स टैक्स रिटर्न ऑफ जुलाई के रिटर्न में उसको 72,000 शो करना चाहिए था, लेकिन बेचारा कितना शो कर आया है। मुझे बताएं इस एडजस्टमेंट से हुकूमत को फायदा होगा या नुकसान? आप अकाउंटिंग की क्लास में इस तरह लिखते होते हैं, ये रॉन्ग फिगर है, ये ओरिजिनल है, तो अब रॉन्ग को ओरिजिनल पे लेके जाना है। तो बताएं आउटपुट 45,000 से आउटपुट क्या होगा? बढ़ जाएगा। इससे हुकूमत को क्या होगा? ये एडजस्टमेंट कब तक कर सकते हैं? जब मर्जी करें, उसमें तो कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा, कहते हैं इन द लाइट ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट एंड रूल्स मेड देन एडवाइज हाउ फहद कैन रेक्टिफाई दिस एरर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 180 डेज। कहते हैं 180 डेज गुजर गए हैं, 180 डेज गुजर गए हैं। अब 180 डेज यार गिन लीजिएगा घर में जाके। बिल कब बना के दिया था ओरिजिनल? 5 जुलाई को। उस बिल पे सेल्स टैक्स आउटपुट लिखना कितना था? 72। लिख कितना दिया? अब इस एरर को मैं रेक्टिफाई करना चाहता हूं। 4 फरवरी को मुझे ख्याल आया कि मैं एरर को सही कर लूं।
मेरे तो ख्याल से मोटे मोटे 180 दिन गिने, 5 जुलाई से छलांग मारे 5 जनवरी, 183 दिन वैसे ही पूरे हो जाने हैं, थोड़ा सा बड़े हो जाए ना, 5 जुलाई से 6 महीने बाद छलांग मारे 5 जनवरी, तो तकरीबन 183-84 दिन वैसे ही पूरे हो जाने हैं। ये तो 180 दिन के बहुत आ गया, गिनने की भी जरूरत नहीं, मोटा मोटा ही पता चल रहा है। और नीचे उसने बता भी दिया है वैसे कि 180 डेज गुजर गए हैं, अब वो क्या करे बेचारा। तो हाउ फाहद कैन रेक्टिफाई, हाउ फाहद कैन रेक्टिफाई, आप सिनेरियो बता दें कौन सा वाला है। आप सिनेरियो ये वाला पूछ रहे हैं, सिनेरियो कौन सा वाला पूछ रहे हैं? सर आपने तो इसमें कहा था सेल प्राइस बढ़ेगी, इसमें तो सेल्स टैक्स बढ़ा है। भाई ऐसा जुल्म तो ना करो, मैंने तो नहीं कहा था सेल प्राइस बढ़ेगी, मैंने तो याद कराते हुए दो लफ्ज बोले थे, मैंने तो याद कराते हुए दो लफ्ज बोले थे, वेयर फॉर एनी द वैल्यू ऑफ सप्लाई और अमाउंट ऑफ हैज टू बी इंक्रीज्ड, द फहद शैल इशू this is how he can rectify, issue a debit note। बिल्कुल अगर 0.5 का जवाब सवाल आता ना, 0.5 नंबर का, तो मैं इतना सा लिख के आ जाता, ही विल इशू आ, ये मेन जवाब है इसका कि ही विल इशू अ डेबिट नोट। अच्छा अब आप ऐसा करें, मेरे ख्याल से ये दोनों बातें लिख के आए, उसने ये भी पूछा 180 डेज के बाद मैं करना चाह रहा हूं, इसमें कोई मसला तो नहीं। अब मेरे ख्याल से ना ये दोनों बातें लिख के आए, एक तो मैं आपको लिखवाने लगा हूं 21 का 1, और फिर मैं आपको लिखवाने लगा हूं ये जो नया सेक्शन आज पढ़ा है ना 22 का। अच्छा 22 की हेडिंग क्या है, ये नहीं किसी ने पढ़ी? जमा 22 का 4। चलें जी लिखना शुरू करें। वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन the amount of sales tax, where for any valid reason the amount of sales tax mentioned in invoice, थोड़ा सा लिखे जाए, ऑफ जुलाई, मेंशनड इन इनवॉइस ऑफ जुलाई, जुलाई में इशू हुई थी ना, हैज इंक्रीज्ड द सप्लायर फहद shall issue a debit note to rectify this error, shall issue a, the supplier फहद, भाई वहां से देखे ना जहां से आपने घर में याद किया हुआ है, द सप्लायर फहद shall issue a debit note to rectify this error। मेरा नहीं ख्याल इसमें पर्टिकुलर्स लिखने की जरूरत है, 3 नंबर है, इतना ज्यादा नहीं लिखने की जरूरत। अब डेबिट नोट साथ इन डुप्लीकेट लिख देना वैसे बेहतर था। अच्छा इन डुप्लीकेट वर्ग लिखना चाहिए। अब उसने पूछे आफ्टर 180 डेज ऐसा कर सकते हैं या नहीं, उसका जवाब सुने, उसका जवाब पहले समझें फिर सुने, लिखें फिर। आप लिख के आएंगे वेयर आउटपुट इज रिड्यूस्ड द एडजस्टमेंट कैन ओनली बी मेड इन 180 days, however in this case output is increasing, therefore adjustment can also be made after, इस तरह लिख के आएंगे। तो लॉ की लैंग्वेज लिख के आए। अब अगली लाइन, अगला पैरा, फर्दर, यानी उसी बात को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, फर्दर वेयर आउटपुट इज रिड्यूस्ड the adjustment can only be made if the relevant note is issued
within 180 days if the relevant notice issued within 180 days of relevant supply. However, here output is increasing. So बता दें. So adjustment can also be made after 180 days. Can also be made, can even be made after 180 days. लिखा है, अमाउंट भी लिखा है. अच्छा जी, अब अगला सवाल आपने खुद करना है माय डियर. मैं बता रहा था इसलिए आज टाइम बचाया, इसके लिए आधा घंटा. अगला सवाल खुद करना है. और 33A माय डियर, इधर देखें क्वेश्चन 33A. Please raise your hands, and while talking in hybrid you can still raise your hands. 33A. यार घर से मोबाइल चार्ज करके आया करो, छोड़ो, बड़े टेंशन में पड़े रहते हैं इधर. 33A, रेज योर हैंड्स प्लीज. थर्टी थ्री बी जेड़ा भी है यार तो समझ जाया करें. 33B मैंने ए लिख दिया उधर. फासल ने उंगली कट ली है जी. माय डियर हाथ खड़ा करें. एज इट इज वही वाला दोबारा टेस्ट कर लिया. ऑन 2 जून 2016 आबिद ने गलती से इशू कर दी टैक्स इनवॉइस. इशू टैक्स इनवॉइस के ऊपर लिखें आबिद इज सेलर. बिल कौन बना के देता है? हाँ, ये चीज मेरे अजीज. इशू टैक्स इनवॉइस का मतलब लिखें आबिद इज सेलर. अगर सेलर है तो फिर आउटपुट होगा इसका या इसका इनपुट होगा? इसका तो आउटपुट होगा ना. आखिरी क्लासों में ये तो ना परेशान कर दीजिएगा मुझे कि सेलर तो जब इनवॉइस इशू करेगा तो उसका तो आउटपुट होगा बिल पे. तो आबिद इशूड इनवॉइस, ये पहली वाली बात है या एंड के बाद वाली बात अभी बता रहा है? मैंने आपको भी बताया ना इधर कि ये सेल वाली अभी बात बता रहे हैं या बाद वाली बात बता रहे हैं? अभी सेल वाली बात बता रहे हैं. सेल वाली बात में इनवॉइस इशू होती है. इनवॉइस वो इशू कराया करेगा पेपर में, आपसे डेबिट क्रेडिट नोट पिछवाया करेगा. इनवॉइस अल्हम्दुलिल्लाह इशू हो चुकी है. किस दिन? 2 जून 16 को. लेकिन इनएडवर्टेंटली गलती से उस पर सेल्स टैक्स लिख दिया 25,000 और था कितना? अच्छा, ये डिसाइड हो गया सेलर है. अगर आपको समझ आ गया सेलर है, मुझे तो सिर्फ यहां से समझ आया कि ये सेलर है. तो सेलर है तो सेलर का आउटपुट होता है. तो आउटपुट टैक्स को क्या करना है? 25,000 से 45,000 पे लेके जाना है. तो आउटपुट फिर बढ़ाना है. कितने से? एरर पता चलिए 15 फरवरी. झट से बताएं. क्या 180 दिन गुजर गए हैं? आगे उसने लिखा हुआ उसको छोड़ें, खुद झट से बताएं. 2 जून के बाद छलांग मारें 2 दिसंबर पे, यहीं 183 डेज फारग हो गए. मान जी मेरी बात. 2 जून के बाद छलांग मारें 2 दिसंबर पे, यहीं 183 डेज तकरीबन फारग हो गए. तो आगे तो फिर वो फरवरी में इसको जाके याद आया
एडवाइज आबिद इन द लाइट ऑफ सेल्स टैक्स रूल्स, आबिद को एडवाइस करें। अब वो एरर डिटेक्ट हो गई, अब एडवाइस क्या करना होगा कि एरर कैसे डिटेक्ट करें, वो सही कैसे करें। तो एज इट इज वही लिख के आना है। अब और क्या मैं लिखवाऊं इसमें, आउटपुट बढ़ाना है तो सुन लें, चलें मेरे से। एज आउटपुट इज वेयर आउटपुट इज रिड्यूस द एडजस्टमेंट कैन ओनली बी मेड विद इन, however here output is increasing, therefore this adjustment can also be made after, ये लिख के आएंगे। लेकिन पहले एक और बात लिख के आनी है, where for any valid reason the amount of sales tax has in the Abid shall issue a, Abid debit note issue करेगा। सिनेरियो कौन सा वाला फिर दोबारा एक अपने टेस्ट किया, थर्ड वाला। सेवनटीन का बी माय डियर, बी से ना न्यूमेरिकल्स में ये वाली चीजें डालना शुरू करनी है। डेबिट क्रेडिट नोट 180 दिन, वो वाले न्यूमेरिकल्स अभी तक मैंने आपको होमवर्क में नहीं दिए थे। अब न्यूमेरिकल्स में कॉन्सेप्ट टेस्ट करा है कि डेबिट क्रेडिट नोट 180 दिन में इशू होना चाहिए या नहीं। माय डियर रेज योर हैंड्स प्लीज। 17 का बी, अच्छा ऐसे करें ना, रिलैक्स हो जाएं, देखें जाके जरा सेलर कौन कौन से क्रेडिट नोट इशू करता है, जरा देख के आए सेलर कौन कौन से क्रेडिट नोट इशू करता है। मुझे ये लग रहा है कि दो में से कोई एक सिनेरियो है, दोनों मुझे तो दो सिनेरियोज लग रहे हैं जहां पे, और कोई हरज नहीं, इसमें कोई हरज नहीं कि आपको दो सिनेरियोज लग रहे हैं, क्योंकि दोनों सिनेरियोज में नतीजा एक है, रस्ते दो मंजिल एक हो, तो टेंशन ना है। शुक्रिया। अच्छा जी, मिस्टर रिजवान अ सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन, मैरिड रिजवाना, सॉरी is carrying on a business in the name, carried business on the name of Rizwan Enterprise. On 15 फरवरी ही sold certain goods, तो तब क्या इशू किया होगा, टैक्स इनवॉइस। तब क्या इशू किया होगा, ये तो पहली बात होगी, 15 फरवरी को उसने चीजें बेची कस्टमर को, अगेंस्ट विच, अच्छा ये डिसाइड हो गया रिजवान सेलर है। इस सवाल में कैसे पता चला रिजवान सेलर है, यहां से पता चला रिजवान सेलर है। टू हिज कस्टमर अगेंस्ट विच ही इंटेंड्स टू इशू अ क्रेडिट नोट इन द मंथ ऑफ सितंबर। अब वो सितंबर के महीने में उसको क्या इशू करना चाहता है, क्रेडिट नोट। 15 फरवरी से जरा वैसे मैं छलांग मार के देख लेता हूं, उसूली तौर पे मुझे दिन गिनने चाहिए, कल दिन गिन लेंगे, अब टाइम नहीं रह गया, छलांग मार के देखता हूं। 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 अगस्त तक ही तकरीबन 182 82 दिन पूरे हो जाने हैं, और ये तो सितंबर में ख्याल आया। चाहता क्या है, सेलर इंटेंड्स टू इशू अ क्रेडिट नोट, बड़ा बड़ा लिखें, सेलर इंटेंड्स टू इशू अ क्रेडिट नोट। जरा मुझे भूल गया हुआ है, मेरी याददाश्त कमजोर है, मैं जरा देख रहा हूं सेलर कौन कौन से क्रेडिट नोट इशू करता है। ये वाला क्रेडिट नोट भी सेलर इशू करता है, और ये वाला क्रेडिट नोट भी सेलर इशू करता है, ये दोनों क्रेडिट नोट सेलर इशू करता है। और अल्लाह का शुक्र है इन दोनों में सेल कम हो रही है, नतीजा एक ही है। जहन में जो मर्जी आए पेपर में, चाहे सेकंड सिनेरियो जहन में आए पेपर में, चाहे फोर्थ सिनेरियो है, आने तो दोनों चाहिए थे जहन में, नतीजा एक ही है। दोनों में सेल क्या हो रही है, एक में सेल इसलिए कम हो रही है कि चीजें वापस आ रही हैं अनरजिस्टर्ड बंदे से, एक में सेल इसलिए कम हो रही है कि सेल प्राइस कम हो रही है। तो पुत्र अगर दोनों में सेल डेबिट तो नया सिनेरियो बन गया। पिछले दोनों सवालों में आउटपुट बढ़ रहा था, अखा खोल के,
पिछले दोनों सिनेरियोज में आउटपुट, वो तो कोई अच्छी रिवीजन नहीं थी। ये सवाल आया जिसमें आउटपुट क्या हो रहा है। ये कौन कौन सा सिनेरियो हो सकता है? सेकंड, और हो सकता है अनरजिस्टर्ड बंदे ने चीजें वापस की हो सकता है हमने बाद में सेल प्राइस कम कर दी हो। लेकिन याद रखिएगा, चाहे बुरा बच्चा चीजें वापस करके जाए, चाहे हम सेल प्राइस कम करें, दोनों सिनेरियोज में सुनते रहिएगा, सेल डेबिट हो रही है, सेल डेबिट हो रही है, सेल डेबिट हो रही है, सेल डेबिट हो रही है। सेल डेबिट होने का मतलब क्या है? आउटपुट कम हो रहा है। डर के साथ वाले के पास चले जाएं, आउटपुट कम हो रहा है। आउटपुट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। आउटपुट, थोड़ा सा आवाज को जरा ड्रामेटाइज करें, आउटपुट कम हो रहा है। हुकूमत को नुकसान हो रहा है, हुकूमत को। That adjustment can only be made within 180 days, Rizwan. The adjustment can be made within 180 days. लेकिन जो आचा बच्चा है उसको मैं कल लिखवाऊंगा। However, Commissioner, at the request of Rizwan, extend the period by further 180 days. लेकिन कमिश्नर की रिक्वेस्ट, शुक्रिया शुक्रिया, अल्लाह। कल कौन से? आज है। चले ठीक है, न्यूमेरिकल अभी होमवर्क में अगले हफ्ते के लिए सारे रख लें, संडे को इंशाल्लाह 10-12 दे दूंगा।